चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बेटा ये हमारा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। बेटा देखो अभी तक आपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, तो फिजिक्स में अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का वेटेज 14 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स का इलेक्ट्रोस्टैट आता है। तो नो डाउट जिसका इलेक्ट्रोस्टैट कमजोर रह गया वो उस पर वर्कआउट जरूर करेगा, क्योंकि 14 मार्क्स का बात है। और इलेक्ट्रोस्टैट एक बहुत पेचीदा है, बहुत जल्दी उसमें आपका नंबर आएगा भी नहीं ना, थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। वैसे ही करंट थोड़ा रिलेटिवली मुझे इलेक्ट्रोस्टैट से आसान लगता है, बच्चों को भी आसान लगता है। करंट इलेक्ट्रोस्टैट से आसान है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट बहुत बड़ा है, बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है उसमें। करंट थोड़ा आसान है, करंट में डायरेक्ट चीजें, थोड़ा आपको लॉजिक लगाओगे तो करंट में अच्छा फील करोगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब एक अगर स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है, जिसमें आपको विजुअलाइज भी करना होता है अलोंग विद न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल तो करना है, उससे पहले आपका विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए इसको समझने के लिए चैप्टर को। तो बच्चों सबसे पहले इसके बाद एक चैप्टर आएगा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है बच्चों। वो बहुत छोटा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत जल्दी निपटाऊंगा, बहुत छोटा है, आपको आएगा भी। फिर उसके बाद एक चैप्टर है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो चैप्टर छोटा है लेकिन डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी मैं जल्दी खत्म करूंगा। वो खत्म करने के बाद मुझे AC में टाइम जो भी लगे थोड़ा बहुत, जैसे अभी जो हमारा पेज था वो स्लो था इलेक्ट्रोस्टैट और करंट की वजह से, इसमें भी थोड़ा स्लो चलेगा। उसके बाद जैसे सिलेबस शुरू होगा वो बहुत रैपिड खत्म होगा, क्योंकि EM वेव एक चैप्टर है 8वां, वो चैप्टर एक दिन में खत्म होगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक दिन या उससे ज्यादा लगेगा, मान लो मैग्नेटिज्म मैटर खत्म हो जाएगा। फिर एक चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में 1 वीक मान लो, वेव ऑप्टिक्स में 1 वीक से कम मान लो, वेव ऑप्टिक्स हो गया। अब CBSE का सिलेबस बहुत कम हो गया। फिर मॉडर्न फिजिक्स मान लो 15 से 20 दिन, पूरा मॉडर्न फिजिक्स। CBSE ने सिलेबस इतना कम कर दिया है, वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बच्चों हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन करते रहेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेट क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन। इस सब चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। बेटा हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो पहले आप इंट्रोडक्शन तो ले लो कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो बच्चों देखो अब ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं चैप्टर 5 का है, तो 5 में मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। जैसे इसमें पढ़ाऊंगा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो ये सब चैप्टर का कंटेंट किस चैप्टर का है, 5वें का है। लेकिन बेटा जब आपको अभी वो क्लियर नहीं रहेगा, इस चैप्टर में बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन सब यहीं पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों सबसे पहले लिखो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है बेटा देखो, it is the material which attract, it is the material which attract iron or it is the material which attract iron or iron like metal. It is the material which attract iron or iron like metal. आयरन लाइक मेटल के ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों निकिल एंड कोबाल्ट, निकिल एंड कोबाल्ट, आयरन एंड आयरन लाइक मेटल, निकिल एंड कोबाल्ट। इट इज द मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल, ब्रैकेट में लिख लेना निकिल एंड कोबाल्ट, निकिल एंड कोबाल्ट, ब्रैकेट में निकिल एंड कोबाल्ट, ठीक है। अगला लिखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को B से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे भी अभी, उनका नाम था बायट। तो बायट सेवर्ट लॉ हमारे सिलेबस का पार्ट है, बायट सेवर्ट लॉ।
तो उन्होंने मैग्नेटिज्म में इतना अच्छा काम किया था कि उनके नाम के पहले लेटर को मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बना दिया गया। बी फॉर बायट, आगे जाके एक लॉ पढ़ेंगे बायट सेवर्ट लॉ। तो उनके नाम पे ये डिवोट, उनको एक ऑनर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बायट कर दिया गया। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड लिखो इसके बारे में। इट इज द सराउंडिंग अराउंड a magnet. It is the surrounding around a magnet. It is the surrounding around a magnet in which it is the surrounding around a magnet in which other magnet experience a force. It is the surrounding around a magnet in which other magnet experience a force. It is the surrounding around a magnet in which other magnet experience a force. ये किसी मैग्नेट के चारों तरफ का सराउंडिंग होता है बेटा, जिसमें कोई और मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बेटा ये अपने चारों तरफ एक इनविजिबल सा इफेक्ट क्रिएट करके रखा है। मैं यहाँ पे अगर कोई और नॉर्थ पोल किसी और का लेके आऊंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। बेटा ये फोर्स लगेगा तो इनविजिबल फोर्स लगेगा, यानी इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक इनविजिबल इफेक्ट क्रिएट करके रखा था। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों याद रखना, इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है? क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल टी से लिख रहा हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ये इसकी एसआई यूनिट है बेटा, ये एसआई यूनिट है टेस्ला। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टेस्ला। बेटा याद रखना, इसकी एक और यूनिट होती है बेटा गॉस, GAUSS, गॉस। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट है गॉस, इसे कैपिटल, क्या करो ऋषभ? गॉस, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये कौन सी यूनिट होती है? ये इसकी CGS यूनिट होती है बेटा। गॉस कौन सी यूनिट होती है? CGS यूनिट होती है। CGS यूनिट होती है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला। उसका CGS यूनिट क्या होता है बेटा? गॉस होता है। CGS यूनिट गॉस होता है। तो क्वेश्चन है कि एक टेस्ला में कितना गॉस होगा? तो बेटा ये भी आप याद रखने, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। इन वन टेस्ला देयर इज 10⁴ गॉस। गॉस बड़ा है या टेस्ला? टेस्ला बड़ा है ना? गॉस में बेटा एक टेस्ला में 10,000 गॉस होता है। ठीक है ना? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गॉस में मेजर की जाती है क्योंकि वीक होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ टेस्ला होती है, यानी एक गॉस होती है। एक गॉस में कितना टेस्ला? तो इसको इधर भेज दो बेटा, 10⁻⁴ टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक गॉस होती है। एक गॉस मतलब 10⁻⁴ टेस्ला होती है। अर्थ भी अपना मैग्नेट बनाता है ना बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ टेस्ला या एक गॉस होती है। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? अगला लिखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में लिखो बेटा, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, these are the imaginary lines, these are the imaginary lines drawn to visualize, these are the imaginary lines, these are the imaginary lines drawn to visualize, drawn to visualize the direction of, drawn to visualize the direction of magnetic field, drawn to visualize the direction of magnetic field at a point in space. These are the imaginary lines drawn to visualize the direction of magnetic field at a point in space, at a point in space. ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखो इधर, इसको मतलब समझाता हूं बेटा। ये वाला डायग्राम सबने अपने 10th में बनाया होगा। मैं सेम डायग्राम वही बना रहा हूं बच्चों। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें आपको बताया होगा टीचर ने कि नॉर्थ से निकलता है, ऐसे करके जाता है, पता है ना? तो बेटा ये फील्ड लाइंस होती है। इसमें बीच में चाहो तो और बना सकते हो, बस याद रखना टच नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे में टच नहीं होनी चाहिए, ये बात का विशेष याद रखना। ठीक है ना? वैसे ये सब क्या है? ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। ये सब देखा होगा ना बेटा, ये वाला डायग्राम तो देखा होगा आपने 10th में था। ठीक है आरुष, ठीक है ना। युद्ध का समय आ चुका है, अब युद्ध लड़ना है। बच्चों देखो इधर, अब जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ये पॉइंट ए है बेटा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो कैसे निकालोगे, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बता चुका हूं। जिन बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता है, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था मैंने, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बेटा आपको इस पॉइंट पे जैसे मान लो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ऐसे ड्रॉ करो। तो बेटा इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, वही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया ना। इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बेटा ये क्या कर रहा है, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस कर्व पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। बेटा जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, ऐसा ही एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फर्स्ट चैप्टर में है विनोद। अगर नहीं पढ़े हो ना तो सेम टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी चलता है, सेम प्रॉपर्टीज भी। ऐसे टेंजेंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैं बता दूंगा हालांकि। लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिख लिया हृदयांश, लिखा? यस सर। दिखाना कल आके मेरे को नोटबुक अपनी। यस सर। हाँ, अगला लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 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 ठीक है बच्चों, पहला लिखो, पहला लिखो। अच्छा बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बेटा, कहां से कहां मूव करती हैं? नॉर्थ टू साउथ। अगर एक क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे आ जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। ट्रू कैसे? नॉर्थ से साउथ में जाता है ना, मैंने बोला साउथ टू नॉर्थ, तो ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, मैग्नेट के अंदर कैसे जाता है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने क्या बोला कि साउथ टू नॉर्थ जा सकती है कि नहीं फील्ड लाइंस? जा सकती है, जाती ही है। मैग्नेट के अंदर कैसे जाती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ जाती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है ना। तो पहला पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये क्लियर है सबको? इनसाइड द मैग्नेट वो ट्रेवल करती है साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद लिखो बेटा अगला, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 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 बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
बेटा मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं बेटा, एक इधर और एक इधर। तो बेटा एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो लिखो इसका रीजन, ये ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बना लो फिर रीजन लिखो, ड्राइंग बना लो बेटा फिर रीजन लिखो, लिखो ड्राइंग बना के रीजन लिखो। if they will intersect if they will intersect if they will intersect then there will be two direction. If they will intersect then there will be two direction of magnetic field. If they will intersect then there will be two direction of magnetic field. If they will intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection. If they will intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection, at the point of intersection, which is not possible, which is not possible. If they will intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection. बेटा वही बता रहा ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। If they will intersect then there will be two direction of magnetic field at the point of intersection which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा, समझ में आया। अगला लिखो, the density of field lines, 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 the density of field lines is directly proportional to, the density of field lines is directly proportional to, the density of field lines is directly proportional to the strength of magnetic field. The density of field lines is directly proportional to the strength of magnetic field. The density of field lines is directly proportional to the strength of magnetic field. The density of field lines is directly proportional to the strength of magnetic field. सेम है ना, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल से एक जगह डिफरेंस होगा, वो मैं बता दूंगा आपको बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क के जैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा। तो बेटा ये सेम डायग्राम भी बनाऊंगा जो वहां बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा। ऐसे डाइवर्जिंग फील्ड लाइन से ये तीन पॉइंट है, ए बी और सी, ये तीन पॉइंट है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ठीक है बेटा। क्योंकि जहां पे लाइंस पास पास है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, जहां लाइंस दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, समझ में आया ना। जैसे बेटा सी पॉइंट पे फील्ड लाइंस फैल गई ना, नहीं हुआ, ये दूर दूर हो गई ना तीनों, बेटा जहां दूर दूर होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, जहां पास पास होगी डेंसिटी जहां ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों। अगला लिखो, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। यही वो पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग हो जाता है। हाँ, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया था दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये डिफरेंस है। सब प्रॉपर्टी सेम लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी डिफरेंस है बेटा। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रीजन उसका क्या बताया था बेटा, वहां पे वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। मतलब इसका रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसका रीजन मैंने आपको बताया था वहां कि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल सम होना चाहिए वर्क डन का वो 0 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। आगे चले, देखो अब ये कितने पॉइंट्स हुए, तो ये 4 पॉइंट तो खैर सीबीएसई के हैं। एक और पॉइंट बताता हूं जो लास्ट में, वो वहां भी वो सेम है, यहां भी वो सेम है।
the number of field lines the number of field lines emerging from a pole the number of field lines emerging from a pole is directly proportional to the number of field lines emerging from a pole. पार्टी कर रहे हैं सर मैथ्स वाले रुके जाएंगे हम तो the number of field lines is directly proportional to the strength of number of field lines emerging from a pole is directly proportional to the strength of the pole. The number of field lines emerging from a pole is directly proportional to the strength of the pole. ठीक है ना, इसको बताता हूं बेटा। जैसे मान लो दो मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहां बना रहा हूं बेटा, यहां से 3 फील्ड लाइंस निकल रही है। एक और मैग्नेट ले लो, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, मैग्नेट का साउथ है। अब यहां से ऐसे मान लो करके 5 फील्ड लाइंस निकल रही है। तो बेटा ये वाला जो मैग्नेट, ए वाला मैग्नेट और बी वाले मैग्नेट में बी मैग्नेट इज मोर पावरफुल देन ए मैग्नेट। बी वाला जो मैग्नेट है इट इज मोर पावरफुल देन ए मैग्नेट, यानी इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, वो ए वाले से ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है एक पोल से, वो पोल उतना स्ट्रेंथ का होता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो वो मैग्नेट उतना पावरफुल होता है। ठीक है ना। सेम चीज मैंने चार्ज के लिए बताई थी। अगर 2 चार्ज है, एक चार्ज से 3 फील्ड लाइंस निकल रही है, एक चार्ज से 5, तो 5 वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जो 5 वाला चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। एक वाले का क्या होगा? कम होगा। उसी तरह से यहां भी लॉजिक है बेटा। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। तो ये बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा था वो इस मैग्नेट का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। और एक और बात याद रखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो हमने यहां डायग्राम बनाया था, इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा इसका मतलब होता है कि अगर किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर आप यहां रखोगे तो इधर जाएगा, साउथ पोल रखोगे तो उल्टा जाएगा। ठीक है ना। जैसे नहीं प्लस माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल को प्लस चार्ज मान लो, तो प्लस चार्ज मानोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी यहां अगर नॉर्थ पोल रखोगे तो ऐसे जाएगा जैसा मैंने बनाया है। यहां नॉर्थ पोल रखोगे ऐसे जाएगा, लेकिन साउथ रखोगे इसका उल्टा जाएगा। साउथ पोल इसका उल्टा जाएगा, नॉर्थ पोल साथ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब एक और, अब हम लोग अपना चैप्टर मेन स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था। ये जो पार्ट है ये मैंने चैप्टर 5 का पढ़ाया है, तो चैप्टर 5 में मैं ये वाला पार्ट ओमिट कर जाऊंगा। ये जो अभी लिखवाया है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जो मैंने लिखवाया है, चैप्टर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चैप्टर 5 में आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में मैंने यही बता दिया। तो मैं वहां फिर इस पार्ट को ओमिट कर जाऊंगा। मैं बता दूंगा कि इसको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें मैं बताता हूं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और पूरे मैग्नेटिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन मैंने अभी बता दिया, ये चैप्टर 5 का था। खैर इसके बाद बेटा इसमें हमें पढ़ना है 3 टॉपिक होता है मेन। 3 टॉपिक मैग्नेटिज्म में मेन होता है जो हम पढ़ते हैं। क्या हुआ, टाइम थक गया बेटा एंजल? पहला टॉपिक में पढ़ाऊंगा बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा यानी करंट से मैग्नेट बनाना है। पहले पार्ट में करंट से मैग्नेट बनाना है, ये पार्ट हमारा चलेगा। देखो याद रखना, क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जैसे क्वेश्चन भी आएगा तो आपको ये समझ में नहीं कि क्वेश्चन किस पार्ट का है। तो अगर दिमाग में आप पार्ट बना के याद रखोगे तो आपको होगा कि या तो पहले पार्ट का है तो पहले पार्ट में क्या क्या फॉर्मूला है, दूसरे पार्ट का है तो उसका क्या क्या फॉर्मूला है, तीसरे पार्ट का है तो उसका क्या क्या फॉर्मूला है।
तो दिमाग में जैसे होता है ना, अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की नीति क्या है? डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो शासन करो। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब ये चैप्टर अच्छा खासा परेशान करता है। तो इसीलिए हम लोग भी वो नीति फॉलो करेंगे, डिवाइड एंड रूल। इस चैप्टर को एक चैप्टर न मान के हम 3 मान लेंगे, हालांकि अलग अलग पढ़ेंगे हम, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो पहले सेगमेंट में करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। दूसरे सेगमेंट में फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, दूसरे पार्ट में अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को भेजेंगे। अब उस चार्ज पे फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट में फोर्स को डिस्कशन करेंगे। तो कभी भी न्यूमेरिकल कहीं भी हो, उसमें अगर फोर्स दिख रहा है, टॉर्क दिख रहा है, तो दूसरे सेगमेंट से होगा। कहीं भी न्यूमेरिकल हो, उसमें आई दिख रहा है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रहा है, और बता रहा है कि आई दे के पूछ रहा है कि बी बताओ, पहले सेगमेंट का क्वेश्चन होगा। देखो ये दोनों हम लोग इस चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में कवर कर लेंगे। अब जो लास्ट लिख रहा हूं, पहले वाले का उल्टा, पहले वाले का उल्टा। पहले वाले में इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया था, अब मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, ये आपका जो है ये चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 6 है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है ये चैप्टर 6 है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पार्ट कर लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाएंगे और उस मैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज मूव करा के फोर्स निकालेंगे, ये इस चैप्टर में। ये वाला चीज छठे चैप्टर में करेंगे, पहले वाले का उल्टा, मतलब मैग्नेट से हम लोग करंट बनाएंगे, मैग्नेट होगा उससे करंट। पहले वाले में करंट से मैग्नेट, लास्ट वाले में मैग्नेट से करंट, बीच वाले में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज दौड़ा के फोर्स निकालेंगे उसको। ये हमारा पूरा चैप्टर है। एक बीच में चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका मैंने 50% अभी पढ़ा दिया, 2-4% जो रह जाएगा वो ऐसे ही पढ़ा देंगे, मतलब 50% जो रह गया वो पहले और दूसरे की वजह से हो जाएगा। एक 5वां चैप्टर, तो ये तीनों एक कोरिलेटेड चैप्टर है, समझ में आ रहा है? तो पढ़ना शुरू करें क्या? और नहीं हाँ, अरे इसमें क्या, अभी तो शुरू करो धीरे धीरे। क्या हुआ एंजल? हाँ तो बता, तो स्ट्रेंथ का में फिर भी आप आगे तो जाना है, अब वही तो बात है। अब इसमें जो होगा देखो, लास्ट में होता क्या है, शुरुआत में भीड़ होती है, लास्ट में जाते जाते भीड़ छटती जाती है, जो बच जाते हैं वही चैंपियन होते हैं। अब भीड़ है कोई बात नहीं, चल रहे, लेकिन अब अगर कम बच्चे भी हो तो अब तो आगे मैं पढ़ाऊंगा ही, अब उनकी मर्जी, वो पार्टी करे चाहे जो करे, उनका लॉस वो समझे। मुझसे पूछेंगे मैं इतना करूँ, मदद कर दूंगा, नोट्स दिला के समझा दूंगा, बाकी मर्जी उनकी। अब वो आपने 3 महीने 4 महीने बचा हुआ है, उनको पार्टी फ्री है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो बच्चों, कोई बात नहीं, धूमधाम के साथ पहला वाला सेक्शन शुरू कर देते हैं आज। जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करंट, ठीक है ना। लिखना, हेडिंग डालना, जो मैं जो बोल रहा हूं वो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है लेकिन करंट लिखना। जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिसिटी ही लिख लो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे आरुष इतना फास्ट क्यों लिखते हो? जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये पहला सेगमेंट मैं आज शुरू कर रहा हूं, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये याद रखना, ये खुद में एक चैप्टर है, ठीक है ना। हालांकि सीबीएसई ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर है। अगर कृपा नहीं की होती तो ये खुद में उसका जैसे नहीं होता कि एक बहुत बड़ा अवतार है। हालांकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है होता था। आज के 3-4 साल पहले जो भी बच्चे 12th पास किए थे, उनको ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत, मतलब टीचर की हालत 1 महीने लग जाते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने
बहुत चीज हटा दिया, बोला हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। जैसे पोटेंशियोमीटर हटा दिया करंट से, पोटेंशियोमीटर मतलब इतना अच्छा टॉपिक था, और सीबीएसई में उससे कम से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल आते थे हमेशा। सीबीएसई ने पूरा हटा दिया, मतलब कम कर रहा है, वर्कलोड कम कर रहा है, बच्चे सुसाइड ना करें, फिर भी बच्चे हैं कि क्या करें हम। कर लिया ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का खोज बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले, मतलब 300 साल पहले हो चुका था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ये नहीं पता था। इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ी जाती थी, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा जाता था, मैग्नेट वगैरह के बारे में पढ़ा जाता था। एक दिन एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था ओरेस्टेड, आपने इनका नाम हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड शायद है, 10th में भी इनका नाम सुना होगा। ओरेस्टेड थे, एक ये प्रोफेसर थे, डच प्रोफेसर, इन्होंने बेटा क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर दे रहे थे, तो इनके की चैन में कंपास था, कंपास जानते हो ना, वो जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बता छोटा सा होता, कंपास था इनके की चैन में। तो इनके की चैन में कंपास था, माइक लगा रखा था, उससे वो लेक्चर दे रहे थे। जब कंपास को माइक के वायर के ऊपर जैसे उन्होंने कंपास को, या कंपास उसके साइड में रखा, कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, अपने पॉइंट से कंपास क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। तो डिफ्लेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं बड़ी बात है बेटा, आयरन भी तो हो सकता है, आयरन से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो फिर उन्होंने दूसरे साइड इसको रखा, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, तब उनके दिमाग की बत्ती जल गई, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे, मैं बताता हूं, जितने लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, वो प्रोफेसर थे तो उनका दिमाग ज्यादा चलता था। जैसे बच्चों दो आइडेंटिकल, एक मैं आपको मैग्नेट दे दूं, कंफर्म बता दूं ये नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है, और दो आइडेंटिकल मटेरियल दे दूं, आइडेंटिकल, और इसमें एक मैग्नेट है और एक लोहा है, आयरन है, और इस मैग्नेट से आपको पहचानना है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा लोहा है। कैसे पहचानोगे, तो मान लो मैंने नॉर्थ पोल ले आया, दोनों पे ये भी अट्रैक्ट हुआ और ये भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो फिर मैं वापस रख दूंगा, फिर अब इस मैग्नेट को घुमाऊंगा, साउथ इधर हो जाएगा, अब लेके जाऊंगा, तो जो मैग्नेट होगा वो अब रिपल करेगा, और जो आयरन होगा वो अभी भी अट्रैक्ट होगा। तो यानी उन्होंने जब, समझ में आया बात मैं जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, रिपल्सन इज द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन सेपरेट बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट। बेटा रिपल्सन एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप आयरन और मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हैं। बेटा नॉर्थ लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो बेटा जब मान लो इधर, इसका समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो ये वाला आयरन रहा होगा, ये वाला आयरन रहा होगा, तो इसका ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो जब आप नॉर्थ लाए तो नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए, तो इसने इसको रिपल करेगा। अच्छा उल्टा वाला केस ले लो, इसको इधर साउथ बना लो, इसको साउथ बना लो, इसको साउथ बना लो, इसको नॉर्थ। अब तुम नॉर्थ लेके आए तो ये भी अट्रैक्ट हुआ, और लोहा है तो लोहा भी अट्रैक्ट हुआ। अब अगली बार क्या किया है, उल्टा कर दो मैग्नेट को, तो इधर साउथ हो गया, उधर नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ वाला क्या करेगा, रिपल करेगा, और अभी भी आयरन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा आयरन और मैग्नेट में डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो, रिपल्सन से, रिपल करेगा तब बता सकते हो डिफरेंस ना, रिपल्सन से बता सकते हो। तो बेटा जब ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट देखा कि चलो अट्रैक्शन तो बात ठीक है, लेकिन ये जो मेरा कंपास है वो रिपल क्यों हुआ, उन्होंने वायर से क्या देखा, उसका रिपल्सन, तो रिपल्सन देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया, कुछ तो गड़बड़, रिपल्सन क्यों हुआ, अट्रैक्शन होता है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन रिपल्सन हुआ तो दिक्कत हुआ। बेटा रिपल्सन इज द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मैग्नेट एंड आयरन। तो उनके दिमाग में बात आई कि हो ना हो जो है ऐसा कुछ हुआ है, ये मैग्नेट की तरह ये वायर काम कर रहा है। फिर वो अपने लैब में गए, और बच्चों लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं प्रयास करता हूं अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो। हालांकि मैंने एक
अब फिजिक्स की वीडियोज इस चैनल पे नहीं आती है, ठीक है ना, ये पुरानी वीडियोज पड़ी है। अब फिजिक्स की वीडियोज नए चैनल पे आती है, SRE फिजिक्स 12 करके, क्योंकि इस चैनल पे 9 से लेकर 12 तक की वीडियोज थी, तो कई बार बच्चों को नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। लास्ट ईयर फीडबैक आया था, तो सारा जैसे केमिस्ट्री का अलग बनाया सर, कमल सर बताते हैं, SRE केमिस्ट्री 12, वैसे फिजिक्स का अलग है, SRE फिजिक्स 12, वो सिर्फ फिजिक्स का आता है। 11 12 फिजिक्स अलग चैनल पे चला गया। ये थोड़ा सा पुराना चैनल है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जो ओरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो वाला एक्सपेरिमेंट मैंने भी कहीं किया हुआ था, हालांकि वो बहुत पहले किया था। ये रहा, आवाज आ रहा होगा तो इसको कम कर देना। देखो बच्चों, इस वीडियो में क्या है, मैं दिखा भी दूंगा, ऐसा चाहिए दोनों कंपोनेंट हमारे पास अभी भी है। देखो इसमें क्या है कि यहां पे बच्चों देखोगे एक बैटरी है मेरे पास, वो बैटरी ने 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, 1.5 वोल्ट की, अरे वो छोटी वाली रिमोट में जो लगती है। और बेटा मैंने यहाँ पे एक वायर लिया है, यहाँ पे मैंने एक वायर लिया है, 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये वायर है, ये वाली एक वायर है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, जैसे ही बैटरी को, ये वायर को बैटरी के दोनों हिस्सों पे टच कराऊंगा, इस वायर में करंट फ्लो करेगा, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक मैग्नेट मैंने पहले से रखा है कंपास, उस मैग्नेट को ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यही एक्सपेरिमेंट आपके 10th में भी था, देखो जैसे वायर को टच कराया डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन हुआ मतलब क्या होगा, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। फिर से टच कराओगे, देखो डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, फिर करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट फिर किसने किया, ओरिस्टेड ने किया। ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया ओरिस्टेड ने, तो ये बता दिया कि हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसे बता दिया। अब ऐसे बता दिया तो दुनिया में बस हल्का कि नई बात ये पता चली कि करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या है, रिलेशन है। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। बच्चों उनमें जो सबसे अच्छा स्टडी किया वो नाम था उनका बायट। जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ा है। तो ये किसी ने बताया होगा शुरू शुरू में कि हाँ लाइक चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से कर रहा है, अगर डिस्टेंस बदलने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, चार्ज बदलने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये किसी ने नहीं बताया था कूलम्स के पहले। तो कूलम ने उसका क्या किया, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। मतलब उसने एग्जैक्टली बताया कि आप तो केवल नेचर बता रहे हो कि लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट, कितने फोर्स से करेंगे, कितने फोर्स का अट्रैक्शन, कितने फोर्स का रिपल्सन होगा। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला किसने दिया, कूलम ने, F = K Q1 Q2 by R²। तो फॉर्मूला दिया तो कूलम का नाम हुआ, चार्ज की यूनिट कूलम के नाम पे हो गई। तो वैसे ही ओरिस्टेड ने केवल इतना बताया, बच्चे जो हाइंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड थे, इन्होंने केवल इतना बताया, ओरिस्टेड ने केवल इतना बताया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, कितना करंट होना, किस पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब ये नहीं बताया। उसको बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे, तो उसको बताने वाले थे बायट एंड सेवर्ट, दो लोग थे, बायट सेवर्ट। तो इसीलिए बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म का पहला लेटर उनके नाम पे होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बनाया प्रॉपर। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ, समझ में आया, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ। और स्टेट की बात को न्यूमेरिकल में किसने कन्वर्ट किया, बायट सेवर्ट ने, कि मतलब अगर करंट कितना होगा तो क्या होगा, पॉइंट कहां होगा तो क्या होगा, ये सारी बातों का आंसर बायट ने दिया, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है बेटा, बायट सेवर्ट लॉ लिखें। अच्छा ये पॉइंट आपको क्लियर है, उसमें साइड में लिख लीजिए, ऊपर बेटा अगर जगह हो तो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो हेडिंग डाला है ऊपर, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग, लिखा है ना, बाय करंट कैरिंग वायर या बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके ब्रैकेट में लिख लो डिस्कवर्ड बाय ओरिस्टेड। मतलब आपको ये पता चलेगा ना कि ये किसने सबसे पहली बार बताया था। तो बेटा डिस्कवर्ड बाय ओरिस्टेड, उसको किसने खोजा था, ओरिस्टेड ने खोजा था,
इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ओरिस्टेड, डिस्कवर्ड बाई ओरिस्टेड। उस चीज को कि हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ओरिस्टेड ने बताया था। अब बायट सवर्ट ने क्या बताया था, लिखो बेटा। इट टेल अस अबाउट it tell us about the value of magnetic field. It tell us about the value of magnetic field at a point in space. It tell us about the value of magnetic field at a point in space due to due to due to a small due to a small current wire segment. हाँ बेटा, इट टेल अस अबाउट, दिव्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बेटा? सर एट अ पॉइंट इन स्पेस, एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। इट टेल अस अबाउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर सेगमेंट टुकड़ा टुकड़ा। It tells us about the value of magnetic field at a point in space due to a small current carrying wire segment. क्लियर है आपको? ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, बस इनका फॉर्म लिख लो, समझाने का मैं बाद में बता दूंगा। जैसे ये बेटा एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, इसके कारण मुझे इस पॉइंट पे, बेटा ये देख लो बाद में लिखना, इसके कारण मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बेटा बायट ने क्या बोला कि इस पूरे वायर के साथ एक साथ हम नहीं निकाल सकते, इस वायर का छोटा सा टुकड़ा लो। तो इस वायर का छोटा सा टुकड़ा लेना था तो बोला कि ले लिया, चलो ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया। इसका नाम दिया बेटा उन्होंने डीएल। इसको नाम बाद में देखो, इसका टेक्निकल नाम इन्होंने रखा करेंट एलिमेंट। लिखना मत अभी समझ लो। इसका नाम रखा उन्होंने करंट एलिमेंट का मतलब करंट के डायरेक्शन में लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा? करंट एलिमेंट। तो बोला इस करंट एलिमेंट से, देखो ये करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट से, चाहे वेक्टर यहीं बना लो अगर बनाना चाह रहे हो, अभी मत बनाना कुछ। ठीक है, ये डीएल है बेटा, ये जो देख रहे हो ये टुकड़ा क्या है? डीएल है। तो बोला अब इस वायर सेगमेंट, ये जो टुकड़ा आपने लिया, इससे इस पॉइंट पे एक वेक्टर खींचो, तो बेटा ये वेक्टर ऐसे ले लिया, इससे इस पॉइंट पे इस वेक्टर का नाम आर दिया मैंने। ये आर वेक्टर कहां से कहां तक है? तो जो उन्होंने वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका नाम उन्होंने करंट एलिमेंट रखा, उससे लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बेटा मान लो ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर बेटा छोटा सा टुकड़ा लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा। अरे कम टुकड़ा लोगे तो उसके कारण मरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम ही होगा ना। उसको उन्होंने क्या कहा? डीबी। डीबी मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट। अरे डिफरेंशिएशन में डी मतलब क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा। जैसे ना dy बाई dx लिखते हो, dy का मतलब क्या है? छोटा सा एलिमेंट अलोंग y, dx का मतलब क्या है? छोटा सा एलिमेंट अलोंग x, यानी स्मॉल चेंज। ठीक है बच्चों, छोटा ही चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? इसका फॉर्मूला आया बेटा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r क्यूब dl क्रॉस r। ये इनका फॉर्मूला आया। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू ऐसे लिखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r क्यूब dl क्रॉस r। ठीक है ना, अब इसको लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r क्यूब dl क्रॉस r। ये बायट सेवर्ट लॉ है। इसका क्या किसका मतलब वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, डायग्राम बना लो, 4 पाई r क्यूब dl क्रॉस r।
अब सिर्फ फिजिक्स की सारी क्लासेस 1.5 घंटे की होगी। आज मैं फिर भी 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन आज के बाद फिजिक्स की सारी क्लासेस 1.5 घंटे की होगी, याद रखना। पीछे होगी 1.5 घंटे, 7:30 छोड़ूंगा, ठीक है? 6:30 से 7:30, 6 से 7:30, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? समझ में आया सबको? थोड़ा मेहनत से बच्चों, ध्यान से, जिसका जो भी टारगेट है वो दिखाएगा, ठीक है? तीनों का करो, 1-2 का काम नहीं चलेगा, मंडे को दिखाना, ठीक है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों, दीक्षा बेटा एक आज सेपरेट नोटबुक बना के 100 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना? टीम अल्फा वाले एकदम सतर्क रहें, निकाल दूंगा मैं ग्रुप से अगर 1 वीक का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो। नोटबुक बनेगी। हाँ बेटा, इसका सेपरेट नोटबुक बना लो दिव्या, एक ही नोटबुक बना लो, इसमें 3 कैटेगरी बना लो, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा पेज दे दो, केमिस्ट्री में थोड़ा कम होता है उसको कम दे दो, बायो में अपने हिसाब से देख लो। तीनों का 20-20 को, आपको 20 बोला है मैंने क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन कोई भी करो, जैसे मैंने करंट बोला है करंट के कर लो आप, बायो में आपको जो मर्जी कर लो, केमिस्ट्री में आपकी जो मर्जी कर लो, लेकिन 20 क्वेश्चन होना चाहिए स्टार्टिंग में। मुझे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में मुझे आपको ये चाहिए कि आपका एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा ये लीजिए सर। अच्छा करण भी रहे नहीं, चलो भाई रुक जाओ 1 मिनट, सब लोग टेस्ट ले जाओ, बायो वाले चले जाओ। ये सूज दिस भाई, ये है इशिता, इशिता है क्या? इशिता के हैं 5.5 नंबर आउट ऑफ 40। ये कौन है भाई? आर्यन 37.5 नंबर, 37.5 समझते हो ना, 37.5। हाँ, दीपांशु, दीपांशु नहीं है, दीपांशु के हैं 25 नंबर। ऋषिता, ऋषिता है क्या? नहीं वो भी नहीं है, ऋषिता के हैं 7 नंबर। आरुष, आरुष तुम्हारा बहुत गंदा गया भाई, 14.5 नंबर, 14.5। हृदयांश सर बेटा तुम्हारे हैं 24 नंबर, ठीक है? और ये है खुशी। बेटा तुम्हारा पेपर नहीं मिला मुझे, क्यों? तुम्हारे हैं, बहुत गंदा रिजल्ट है तुम्हारा, मजा नहीं आया, 24, ठीक है? और ऋषभ तुम्हारे मिल गए, कितने हैं? 21.5। दीक्षा तुम्हें मिल गए बेटा? नो सर अभी नहीं मिले, मैंने भेजे हैं तुम्हें, सो मैं चेक करूंगी एक बार फोन पे, मैं ही अभी बता चेक देता हूँ, नहीं टेंशन मत लो। और ये क्या नाम है इसका, आयुष, आयुष के हैं 30.5, 30.5। दीक्षा के हैं 27, और ये श्रुति के हैं बेटा 18। क्रिश तुमने क्यों नहीं दिया टेस्ट? हेलो क्रिश, चले तो जाओगे, क्या है ये? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा और मेहनत करो भाई। स्पेशली कुछ बच्चों को मैं पॉइंट आउट करूंगा, उनको जरूर, जिनके 20 से कम नंबर आए हैं, ठीक है ना? चलो जाओ जाओ जाओ, ठीक है? दीक्षा बहुत गंदा रिजल्ट है बेटा, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हृदयांश क्या छोटी छोटी गलतियां की हुई हैं तुमने? क्वेश्चन भी पूरे नहीं किए हुए, हालांकि जो तुमने किए हैं काफी सही किए हैं, सबसे कम गलतियां तुम्हारे में ही मिली हैं जितने क्वेश्चंस किए हैं, अदरवाइज तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की हुई है। हाँ बेटा तुमने टेस्ट भेज दिया था, लेकिन पीडीएफ बना के भेजो ना, ऐसे मत भेजो, ऐसे फोटो को कहाँ चेक करूंगा मैं, ठीक है? सर कल एक बार शीट मिल जाएगी चेक करने के लिए? हाँ हाँ ले लो, ये यहीं पे रख के जा रहा हूँ मैं, कल वैसे ठीक है? यहाँ से उठा, ठीक है, ओके सर। ओके चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है बेटा? श्रुति
पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। ओके सर। हाँ चलिए मिलते हैं, बाय बाय।